निशा और विवेक को मिले एक बाबा जो जानते थे विशिंग वेल के राज के बारे में, इसलिए वो तीनों कर रहे थे उत्सुकता से बाबा के जवाब का इंतजार। बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उस कुएं को लोगों ने विशिंग वेल का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वो एक श्रापित कुआं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का लालच देकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। बाबा की बातें सुनकर निशा, सुहानी और विवेक समझ गए कि बाबा उस साए और विशिंग वेल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, इसलिए सुहानी ने तुरंत फिर से सवाल करते हुए पूछा, बाबा क्या आप हमें उस विशिंग वेल मतलब उस श्रापित कुएं के बारे में पूरी बात बता सकते हैं? सुहानी का सवाल सुनकर बाबा ने बीते हुए पलों को याद करते हुए कहा, आज से कई सौ साल पहले की बात है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा जागृत हो गई थी और उसने लोगों की मारना शुरू कर दिया था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज भी इन मौतों को रोक नहीं पाए तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे गुरुदेव के पास हिमालय आए। गांव के लोगों ने मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की ताकि वो इस आत्मा को अपने वश में कर ले। मेरे गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी शक्ति से उस आत्मा को शहर के उस कुएं में कैद कर दिया और यहाँ के लोगों को उस आत्मा के विनाश से बचा लिया था। बाबा की बात खत्म होते ही निशा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, बाबा फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? निशा के सवाल का जवाब देते हुए बाबा ने कहा, मैंने सुना है कुछ सालों पहले किसी ने एक क्रिया के द्वारा उसे मुक्त कर दिया। ये सुन सुहानी बोली, बाबा क्या आप उस आत्मा को फिर से कैद कर सकते हैं? इस पर बाबा ने शांत भाव से जवाब देते हुए कहा, मैं उसे कैद करने में सक्षम हूँ, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना मेरा काम नहीं है। भगवान ने निश्चित ही इसका भी कोई उपाय सोचा होगा, लेकिन वो उपाय मैं नहीं हूँ। बाबा की बात सुनकर निशा झट से बोली, बाबा उस आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? इस पर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल मुक्त किया जा सकता है। कुछ देर रुककर बाबा आगे बोले, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उस आत्मा को कैद करने का मार्ग बता सकता हूँ। ये सुनकर सुहानी, निशा और विवेक के चेहरे खिल गए और वो तीनों गौर से बाबा को देखने लगे। तभी बाबा आगे बोले, उस आत्मा को शक्ति एक श्रापित मनुष्य से मिलती है। केवल वही मनुष्य उस आत्मा को कैद या मुक्त कर सकता है। सुहानी को बाबा की कही हुई ये बात समझ नहीं आई तो वो कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन बाबा, हम उस श्रापित इंसान को कैसे ढूंढेंगे और क्या वो हमारे कहने पर उस आत्मा को मुक्त करेगा? सुहानी का सवाल सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये संसार ऐसे हजारों रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ कुछ सवालों का जवाब मनुष्य को स्वयं ही ढूंढना होता है। ये कहते हुए बाबा उस पत्थर से उठ गए और फिर बोले, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तभी बाबा ने उन तीनों के माथे पर विभूति लगाते हुए कहा, ये विभूति जब तक तुम्हारे माथे पर है तब तक कोई बुरा साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बाबा हिमालय की पहाड़ी की तरफ बढ़ गए और ये तीनों उन बाबा को जाते हुए देखते रह गए। उन्हें जाते हुए देखकर विवेक बोला, यार ये बाबा तो बड़े पावरफुल है, उनसे थोड़ी सी और विभूति मांग लेनी चाहिए थी। तो निशा भी बाबा की ओर देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? तभी विवेक उसे ताना मारते हुए बोला, ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का भूत चढ़े तो हम विभूति लगा कर आएं। कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तुम दोनों ने हमें उस साए का डिनर बना दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज ही आते रहती। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी ने हैरानी से विवेक की तरफ देखते हुए पूछा, 3 दिनों तक क्यों? तो विवेक काफी स्मार्टली जवाब देते हुए बोला, जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी अगले 1 दिन ही आती है। अब अगर 3 लोग मरते तो उसे अगले 3 दिन तक आना पड़ता ना। ये सुनकर निशा इरिटेट होते हुए बोली, सुहानी इसकी बात मत सुन, उस साए को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है और ये कुछ भी बोल रहा है। तभी रोड पर चलते हुए वापस हॉस्टल की तरफ जाते जाते विवेक मजाकिया लहजे में बोला, अब मैं तो कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये विभूति मेरे माथे से मिटे। ये सुनकर निशा विवेक को ताना मारते हुए बोली, हाँ वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है? निशा की बात सुनकर सुहानी और निशा हंसने लगे और इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच गए और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिला। अगली सुबह कॉलेज शुरू हुए। अब 5 महीने बीत चुके थे और दिसंबर का सर्द महीना चल रहा था। इस महीने में शिमला में काफी स्नोफॉल होता था, इसलिए हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी थी, जिससे ये शहर और भी खूबसूरत दिख रहा था। वहीं शिमला की ठंड में धूप का मजा लेने के लिए कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठे बातें कर रहे थे। वो तीनों धूप के साथ साथ वहां के खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय कर रहे थे। तभी बातें करते हुए निशा उन दोनों से बोली, यकीन ही नहीं होता,
उस साए के बारे में जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो बिल्कुल सच है। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला। और इतना ही नहीं, कल उस साए से सामना होने के बाद भी हम तीनों बच गए। तो सुहानी सीरियस टोन में बोली, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वहीं थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। सुहानी और निशा काफी कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन विवेक चुपचाप अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी निशा विवेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोली, विवेक तुम कहाँ खोए हुए हो? तो विवेक काफी सीरियस होकर बोला, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो बात तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आई है। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं सोच रहा हूँ कि वो साया भूत है या भूतनी। विवेक की ये बात सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो चला जाता है और निशा चिढ़ते हुए बोली, तुम क्या बकवास करते रहते हो? विवेक इस बार हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, वो साया जितने गुस्से में था ना, उसे देखकर लगता है पक्का वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतना गुस्सा करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे और तभी निशा विवेक को चिढ़ाते हुए बोली, अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, कल रात उस साए के सामने ये हंसी कहाँ चली गई थी? सुहानी तूने देखा ना, कल रात डर से इसका चेहरा देखने लायक हो गया था। तभी विवेक निशा की बात को काटते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, शायद तुम ये भूल रही हो, कल सुहानी को उस साए से मैंने ही बचाया था। विवेक के ये ऐसा कहते ही सुहानी याद करते हुए बोली, वैसे विवेक तुमने उस साए पर क्या फेंका था जिससे कि उसकी पकड़ मुझ पर से छूट गई? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक उदास होकर बोला, वो मेरी मम्मी का लॉकेट था। निशा भी अब सीरियस हो गई और उसने विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर सुहानी बोली, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो गए? निशा सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, विवेक के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सुहानी भी उदास होते हुए विवेक से बोली, आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम का वो लॉकेट। तो विवेक थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, अरे कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों उस साए का सामना करने के बाद भी जिंदा है। विवेक की बात से सहमत होकर निशा और सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और तीनों लोग अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्रिप के लिए ले जाया जाता था और हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स को ट्रिप के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिप में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये खबर मिलते ही सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रिप पर जाने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करने लगे। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों कॉलेज के गार्डन में गए और तभी विवेक ने उन दोनों से पूछा, तो तुम दोनों पक्का इस ट्रिप में चल रहे हो ना? निशा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, मैंने तो 1 हफ्ते पहले से ही ट्रिप पर चलने की तैयारियां शुरू कर ली थी। क्यों सुहानी? ये कहते हुए निशा ने सुहानी को देखा जो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी निशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, इतना टाइम हो गया और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए। हम तो अब भी उस पद्मिनी पर ही अटके हुए हैं। ये सुन विवेक झट से बोला, उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वही होगी वो श्रापित औरत, और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या यहाँ? तभी निशा सीरियस होकर बोली, यार हमने कितनी कोशिश तो कर ली, उस विशिंग वेल की हिस्ट्री ढूंढ ली, शिमला के लगभग हर बूढ़े इंसान से बात कर ली, मैंने तो उस पागल आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरे 5 घंटे झेला, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो विवेक बात बदलते हुए बोला, अभी कुछ दिन के लिए हम इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर छोड़ देते हैं। कल हम ट्रिप पर जा रहे हैं, वहां से वापस आने के बाद हम फिर से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर सुहानी ने मायूसी से हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह के वक्त चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी ट्रिप के लिए मनाली निकल रहे थे। कोहरे की वजह से ड्राइवर बहुत कम स्पीड में और केयरफुली बस चला रहा था और बस पहाड़ी और खाई के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। हरियाली से भरा वहां का नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक भी था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने ड्राइवर से कहकर बस रुकवा दी क्योंकि वो इन खूबसूरत नज़ारों की फोटो लेना चाहते थे। बस ड्राइवर को ना चाहते हुए भी बस रोकनी पड़ी और सभी स्टूडेंट्स बस से नीचे उतर गए। सुहानी भी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए बस से बाहर आए और बस के पीछे जाकर फोटोज क्लिक करने लगती है। कुछ देर बाहर रहने के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस से बस के अंदर आ गए, सिवाय सुहानी के। वो अब भी बस से थोड़ी दूर उन वादियों की फोटोज क्लिक कर रही थी। अपनी सीट पर आकर निशा ने आसपास देखा
तो उसे सुहानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी निशा ने सामने बैठे विवेक से कहा, विवेक, सुहानी अभी तक बस में नहीं चढ़ी है। सुहानी फंस चुकी थी एक मुसीबत में और इससे उसे बचाने के लिए किसी ने खींच लिया उसे अपनी तरफ। लेकिन उस शख्स का चेहरा देखकर सुहानी रह गई हैरान, क्योंकि इस वक्त उसके सामने खड़ा था युवराज दीवान। सुहानी युवराज की बाहों में थी और वो पहाड़ी से गिरने वाला बड़ा सा पत्थर सुहानी के बिल्कुल करीब था। वहीं युवराज ने पत्थर पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने अपने एक ही हाथ से उस पत्थर को रोक दिया हो। तभी सुहानी ने आंखें फाड़कर युवराज को देखते हुए कहा, युवराज सर, आप यहाँ। सुहानी को यूं हैरान होते देखकर युवराज ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आगे लेकर जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। युवराज की सख्त आवाज सुनकर सुहानी ने आगे कोई सवाल नहीं किया और युवराज के पीछे पीछे चल दी। युवराज के साथ आगे की ओर जाते हुए सुहानी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर युवराज की कार खड़ी थी और युवराज उसी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ी से एक और चट्टान नीचे आए और युवराज की कार को कुचलते हुए खाई में जा गिरी। ये देखकर युवराज और सुहानी शॉक्ड रह गए, लेकिन फिर युवराज ने बिना देरी किए अपना रास्ता बदल लिया और पहाड़ी के किनारे से लगे जंगल में चला गया। लैंडस्लाइड के समय युवराज का ध्यान सिर्फ सुहानी को बचाने पर था और इस सब में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सुहानी को बचाते हुए वो दोनों जंगल में आ चुके हैं। वो दोनों लैंडस्लाइड और भूकंप से तो बच गए थे, लेकिन उससे बचते हुए वो हिमालय के घने और खतरनाक जंगल में खो गए। लेकिन युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे जंगल में चल रहा था। वहीं सुहानी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो युवराज से सवाल करते हुए बोली, युवराज सर, आपने उस बड़े से पत्थर को अपने एक हाथ से कैसे रोक लिया था? युवराज सुहानी के इस सवाल के लिए पहले से तैयार था, इसलिए वो तुरंत जवाब देते हुए बोला, मैंने उस पत्थर को नहीं रोका। वो पत्थर नीचे रखे एक और पत्थर से टकराकर रुक गया था। उसी वक्त मैंने भी अपना हाथ आगे किया हुआ था, तो शायद तुम्हें लगा जैसे उस चट्टान को मैंने रोका है। सुहानी को युवराज की ये बात सही लग रही थी। वैसे भी इस बात पर कौन भरोसा कर सकता था कि एक आम इंसान अपने एक हाथ इतने बड़े चट्टान को रोक सकता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी ने आगे और कोई सवाल नहीं किया और वो धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगी। अब रात होने लगी थी, लेकिन युवराज और सुहानी अभी भी जंगल में ही भटक रहे थे। ना तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही उस पहाड़ी इलाके में फोन में नेटवर्क आ रहे थे। कई घंटे तक लगातार चलने के बाद भी जंगल खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। दिन भर चलते रहने की वजह से सुहानी अब बहुत थक चुकी थी, लेकिन युवराज के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो उसी फुर्ती के साथ अभी भी सुहानी का हाथ थामे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ और दूर तक चलने के बाद अचानक ही सुहानी को कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जिसे देखते ही सुहानी ने उस ओर इशारा करते हुए युवराज से कहा, युवराज सर, वो देखिए, वहां से लाइट आ रही है। युवराज ने गौर से उस ओर देखते हुए कहा, हाँ, लगता है ये कोई गांव है। सुहानी भी युवराज की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमें वहां रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। युवराज अभी भी बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन सुहानी की हालत अब जरा भी ठीक नहीं लग रही थी। ये देखकर युवराज सुहानी की सेफ्टी के लिए गांव की तरफ बढ़ गया। वो गांव बिल्कुल सुनसान था और वहां सारे घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन घर के बाहर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज से बोली, शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। युवराज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उन घरों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद युवराज एक घर के बाहर रुका और दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग ने उस घर का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर आते हुए सुहानी और युवराज को हैरानी से देखने लगे। तभी युवराज ने उन बुजुर्ग से कहा, बाबा, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं और काफी रात भी हो गई है। क्या हमें आपके घर में रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उन बुजुर्ग ने दोनों को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? बाबा की बात सुनकर सुहानी को हंसी आने लगी और वो जैसे ही बाबा को नामे जवाब देने वाली थी, वैसे ही युवराज बोला, हाँ, ये मेरी पत्नी है। युवराज के इस जवाब पर सुहानी चौंक गई और हैरानी से युवराज को देखने लगी, लेकिन युवराज अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाबा को ही देख रहा था। तभी बाबा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाबा का ये घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसके ऊपर छप्पर की छत बनी हुई थी। अंदर आकर युवराज और सुहानी ने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत भी थी। बाबा उस औरत की तरफ इशारा करके हुए बोले, ये मेरी पत्नी है।
तभी बाबा की पत्नी ने युवराज और सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, कौन है ये दोनों? बाबा ने जवाब देते हुए कहा, ये पति पत्नी है, रास्ता भटक गए हैं। इन्हें रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने अंदर बुला लिया। बाबा की पत्नी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा किया। तभी वो युवराज और सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, आओ बेटा, आराम से अंदर आ जाओ। इतनी रात को ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, बाहर बहुत खतरा है। ये सुनते ही सुहानी और युवराज ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और वो दोनों सोचने लगे कि कोई बिना किसी को जाने पहचाने उसकी इतनी मदद कैसे कर सकता है। वो दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी बाबा की पत्नी ने युवराज और सुहानी को कुछ खाने के लिए दे दिया। सुहानी और युवराज वहां बैठकर चुपचाप खाना खाने लगे। तभी बाबा ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा के सवाल पर युवराज के जवाब देने से पहले ही सुहानी ने कहा, बाबा, हम दोनों शिमला से आए हैं। इनका नाम युवराज दीवान है और मैं सुहानी। सुहानी अपना सरनेम कहते कहते अचानक से चुप हो गई, लेकिन बाबा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सुहानी के मुंह से शिमला का नाम सुनकर बाबा चौंक गए थे। उन्होंने तुरंत हैरान होते हुए पूछा, तुम लोग शिमला से आए हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, लेकिन आप इस बात पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? सुहानी का सवाल सुनकर भी बाबा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और क्यूरियस होकर सुहानी से सवाल करते हुए बोले, क्या वहाँ वो कुएं वाली आत्मा अभी भी रहती है? बाबा के ऐसा कहते ही युवराज और सुहानी खाते खाते रुक गए और हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी सुहानी ने बाबा से पूछा, बाबा, आप उस साए के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा पुराना वक्त याद करते हुए बोले, मैंने बचपन से उसकी कहानियां सुनी है, क्योंकि मेरे परदादा पहले शिमला में ही रहते थे। सुहानी क्यूरियस होकर बोली, बाबा, क्या आप हमें उस श्रापित कुएं और उस आत्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा ने सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पूरी बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा से मैंने उसकी कुछ कहानियां सुनी है। बाबा की बात सुनकर सुहानी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। वहीं युवराज अभी भी खामोशी से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी बाबा आगे बोले, सालों पहले मेरे परदादा अपने परिवार के साथ शिमला में रहते थे। ये तब की बात है जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे और शिमला एक गांव की तरह था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वहाँ अचानक से लोगों की मौतें होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ एक आत्मा है जो लोगों को मार रही थी। मेरे परदादा उस आत्मा के कहर से अपने परिवार को बचाने के लिए शिमला को छोड़कर यहाँ आ गए। बाद में पता चला कि वहाँ के लोगों ने हिमालय से किसी बहुत बड़े अघोरी को बुलाया था, जिन्होंने उस आत्मा को कैद कर लिया और फिर वहाँ मौतें बंद हो गई। युवराज भी बाबा की ये सारी बातें चुप होकर बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सुहानी ने आगे सवाल करते हुए पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? बाबा इस सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि तभी उनकी पत्नी बाबा को डांटते हुए बोली, आप भी ना, इतनी रात को ऐसे भूत प्रेतों की बात कौन करता है? अब बच्चों को डराइए मत। अपनी पत्नी की डांट सुनकर बाबा चुप हो गए और सुहानी भी मन ही मन सोचने लगी कि वो कल बाबा से सब कुछ पूछ लेगी। युवराज को भी इस बारे में सब कुछ जानना था, लेकिन उसने किसी के भी सामने अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर नहीं की। कुछ देर बाद सुहानी और युवराज ने अपना खाना खत्म कर लिया और बाबा ने उन्हें सोने के लिए एक कमरा दे दिया। जब युवराज और सुहानी उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था और वहां उन दोनों के सोने के लिए दो छोटी छोटी खाट रखी हुई थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उस कमरे में लालटेन भी रखी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। उस कमरे को देखकर सुहानी काफी खुश हो गई, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। युवराज इस वक्त सुहानी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आते ही वो अपनी आंखें बंद करके एक खाट पर लेट गया। वही सुहानी को इस नई जगह पर थोड़ा डर रहा था। सुहानी ने एक नज़र देखा कि उसकी खाट और युवराज की खाट काफी दूर दूर रखी हुई है, इसलिए सुहानी अपनी खाट के पास गई और उसे खींचते हुए युवराज के पास लेकर आ गई। खाट खींचने की आवाज़ सुनकर युवराज ने अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से उससे लगभग 1 फीट की दूरी में लगी खाट को देखने लगा। तभी सुहानी उस खाट में अपने पैर ऊपर करके बैठ गई और युवराज को देखने लगी। सुहानी को इस तरह से खुद को घूरते देख युवराज इरिटेट होकर बोला, व्हाट? सुहानी तुरंत सवाल करते हुए बोली, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? युवराज अब तक इसी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहानी ये जाने बिना कहाँ मानने वाली थी। सुहानी का सवाल सुनते ही युवराज बोला, तो क्या कहता कि तुम मेरी क्या हो?
सुहानी ने सिंपल सा जवाब देते हुए बोली, कह देते कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर युवराज उसे समझाते हुए बोला, अगर मैं उनसे ये कहता तो वो हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं देते। युवराज की बात सुनकर सुहानी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? युवराज सुहानी के सवालों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो चिढ़ते हुए बोला, ये गांव है और यहाँ एक लड़का और एक लड़की बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। युवराज की बात सुनकर सुहानी कुछ सोचने लगी, तो तभी युवराज सुहानी को ताना मारते हुए बोला, अगर तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो अब मैं सो जाऊं। युवराज का सवाल सुनकर सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेट गया। ये देखकर सुहानी को लगा कि युवराज अब सो गया है, लेकिन सुहानी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने खाट पर बैठकर युवराज को ही सोते हुए देखने लगी। सोते हुए युवराज बहुत शांत और मासूम लग रहा था। तभी उसे देखकर सुहानी खुद से बोली, युवराज सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें ऐसे देखकर कौन कहेगा कि नींद से उठते ही ये एंग्री बर्ड बन जाते होंगे। ये कहते हुए सुहानी की नज़र युवराज की कलाई पर गई और वो युवराज की कलाई पर बने एक अजीब से निशान को गौर से देखने लगी। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दाग कर बनाया गया है। ऐसा निशान सुहानी ने पहले कभी नहीं देखा था। उस निशान को देखकर सुहानी युवराज के करीब गई और जमीन पर बैठकर युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर उस निशान को गौर से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों से सुहानी ने युवराज में काफी सारी चीजें नोटिस की थी जो नॉर्मल तो नहीं लग रही थी। साथ ही सुहानी को बाबा की वो श्रापित इंसान वाली बात भी बार बार याद आ रही थी। सुहानी के मन के किसी कोने में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं युवराज ही वो श्रापित इंसान तो नहीं है। और इस बार भी वही हुआ। युवराज के हाथ में ये अजीब सा निशान देखकर सुहानी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज सर बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से बचाया है। ये वो मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं हो सकते। खुद को ही समझाने के बाद सुहानी धीमी आवाज में युवराज से बोली, गुड नाइट युवराज सर। और फिर धीरे से युवराज का हाथ उस खाट पर रखते हुए अपनी जगह पर जाकर सो गई। सुहानी के अपनी जगह पर जाकर सोते ही युवराज ने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वो अब तक सोया नहीं था। सुहानी का उसके पास आना, उसका हाथ पकड़ना, उसे सब कुछ पता था। वहीं युवराज अब तक ये भी समझ चुका था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स काफी बढ़ चुकी है। ये सोचकर युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में किसी चीज का डर भी था जो उसे सुहानी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। यही सोचते सोचते कुछ ही देर में युवराज को भी नींद आ गई। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुली तो उसे सुहानी कमरे में नहीं दिखी। सुहानी को वहां ना देखकर युवराज हड़बड़ा गया और फौरन उठकर सुहानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ गया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहां सुहानी गांव के कुछ बुजुर्गों से उस विशिंग वेल की कहानी सुन रही थी। सुहानी को देखकर युवराज ने चैन की सांस ली और वो भी बिना कुछ कहे वहीं बैठ गया। तभी सुहानी के कहने पर बाबा अपनी बात शुरू करते हुए बोले, ये बात सालों पहले की है, जब मेरे परदादा शिमला में रहते थे। तब यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वो आत्मा किसकी है और कहाँ से आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कब से हुआ ये मैं बता सकता हूँ। क्या ये बाबा बता पाएंगे विशिंग वेल की आत्मा का राज? और क्या है युवराज के उस निशान का सच? क्या युवराज ही है वो श्रापित इंसान? जानने के लिए सुनिए परछाई का अगला एपिसोड।